दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 1 लाख प्रश्नों के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की वीडियो में हम मूल अधिकारों के परिचय और समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा यानी अधिकारों के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? तो 1791 में दोस्तों अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। भारत में सबसे पहले मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? तो ये था स्वराज विधेयक 1895 और ये मांग बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से की गई थी। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष किया था? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को इसकी सार्वभौम घोषणा की गई थी। अगला है, मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? तो मूल अधिकार में कोई भी परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? तो सभी मूल अधिकार, याद रखिएगा, विधायी शक्ति को मर्यादित करते हैं या सीमित करते हैं। अगला है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 में किसने मूल अधिकार की मांग की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श के लिए एक समिति का गठन किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था? तो जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने मूल अधिकारों के बारे में कहा है कि ये हमारी भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है। अगला है, अनुच्छेद 12 के अधीन भारत में क्या क्या या राज्य में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं? तो याद रखिएगा, भारत सरकार और भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये राज्य यानी स्टेट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग या बैकवर्ड क्लास की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है और भारत में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में मूल अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, आपको बताना है। तो संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान था? तब जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें कुल 7 मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था, याद रखिएगा। अगला है, संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में था? तो ये अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था। अब आइए मूल अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। कुल 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या आते हैं? तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा निगम, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार यानी अब इसको मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 300 क में। और देखिए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में कर दिया गया है? तो अब ये भाग 12 में कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और इसमें उल्लिखित है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? तो मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? तो ग्रहण का संविधान। और किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो ये नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की गई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी, आपको बताना है। तो मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी। मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो ये वाद योग्य या न्यायोचित हैं, यानी मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1962 की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किया था। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो कुल 13 न्यायाधीश थे। केशवानंद भारती वाद के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो SM सीकरी थे। निर्बंधन की युक्तियुक्तता किसका विषय है? तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता? तो ये वर्णन अनुच्छेद 13 में है। संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित कौन से सिद्धांत हैं? तो इसमें आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत है। अगला है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये USA के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य किया गया है? तो संविधान पूर्व विधियों को शून्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? आपको बताना है। तो मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हैं, इन विधियों को शून्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 13(3) क में दिया गया है। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 13 को। किस वाद के बाद उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में जो है उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया था? तो उसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखिए दोस्तों, मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं।
अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और इसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी शामिल हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 13(1) में संविधान लागू होने के पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत हैं, सभी उस मात्रा तक शून्य होंगी। अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत है तो वो विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 13(3) इसमें विधि का अर्थ दिया गया है और अनुच्छेद 13(4) ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अब आइए डिटेल में आते हैं दोस्तों। सबसे पहले समानता यानी राइट टू इक्वालिटी के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में समता या समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है वो कौन से हैं, तो वो हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो ये अनुच्छेद 14 है। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसलिए ये विधायन सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है लेकिन वर्गीकरण की अनुमति देता है, तो अनुच्छेद 14। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है, तो समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक न्यायतंत्र, ये विधि का नियम या कानून का शासन है। अगला है भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप में प्रतिपादित किया गया है, तो अनुच्छेद 14 को। किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समता का सिद्धांत संविधान का आरंभिक लक्षण है, आधारिक या बेस स्ट्रक्चर है, तो ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 2000 वाद में ये कहा गया कि अनुच्छेद 14 में समानता का सिद्धांत संविधान का आधारिक लक्षण है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का एक अंग है, तो ये अनुच्छेद 14 है। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 15 में। मद्रास राज्य बनाम दुरई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को दुरई राजन वाद में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो ये अनुच्छेद 15 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेद नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है, तो ये अनुच्छेद 15(1) है। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है, तो ये अनुच्छेद 15(2) में है। अनुच्छेद 15(3) के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्राप्त है, तो ये स्त्रियों और बालकों के लिए, याद रखिएगा। और इसी तरह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मूल अधिकार में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो ये अनुच्छेद 15(4). अगला है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया, तो ये 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया, तो डी पालराज बनाम भारत संघवाद में। अगला प्रश्न है संविधान के किस वाद के बाद अनुच्छेद 15(5) का समावेश किया गया, तो पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में। किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 15(5) है। और संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया,
तो अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़ा है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) है। अगला प्रश्न है, भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दशा में लागू होता है? तो ये अनुच्छेद 16 है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 15(6) क के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(6) ख द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों या नियुक्तियों में अधिकतम 10% की सुविधा इसमें प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन के लिए सक्षम किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14-16 को मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सक्षम बनाया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 16(4) का किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया था? तो ये 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16(4) का किसके लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है? तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 19 जनवरी 1953 को। प्रथम पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे काका कालेलकर। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को इसका गठन किया गया था। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। और मूल अधिकार के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए अभिभेदन के विरुद्ध संरक्षण है? तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत ये शामिल है। किस वाद्य के माध्यम से ये अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 18 में उन अभिजात्य उपाधियों का प्रतिषेध किया गया है जो आनुवांशिक होती हैं? तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में। दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18(1) कहता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18(2) में भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) में है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और अनुच्छेद 18(4) में राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी रूप में विदेशी राज्य से या उसके अधीन रूप में कोई भेंट, उपलब्धि, पद या राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में। और भारत में अस्पृश्यता निवारण किन माध्यमों से किया गया है? तो अस्पृश्यता निवारण भारत में कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस अधिनियम में संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में है? तो 4 अनुच्छेदों में। स्वतंत्रता और समानता किस क्रांति की देन है? ये फ्रांस की क्रांति की देन है। अगला है, विधिसम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? A.V. डायसी ने। और विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण क्या है? विधि के समक्ष समता का मतलब है कि विधि के समक्ष कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना देश की सामान्य विधि के अधीन है। इसका प्रतिपादन A.V. डायसी ने किया था। और विधि के समक्ष समता को नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलता है।
और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। तो आप जान लीजिए कि जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में है उन पर एक ही विधि लागू होती है। इस अभिव्यक्ति को सकारात्मक संकल्पना माना जाता है क्योंकि उसमें राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा होती है। विधि सम्मत प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के पास है। मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? तो जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है उसे मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 35 को पढ़ने पर अस्पृश्यता के आचरण पर दंड देने की विधि बनाने की शक्ति देता है। आइए देख लेते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में कुछ दंड। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने या पूजा करने से रोकना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी दुकान, जलपान गृह, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं करने देना और अस्पताल में प्रवेश से मना करना, माल बेचने या सेवाएं देने से मना करना, ये जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं, किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का ही एक उप सिद्धांत माना है? तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने। और किस वाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में, याद रखिएगा। विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ को जो है आधारभूत ढांचा संविधान का माना गया है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी थी कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। अगला प्रश्न है, किस वाद में माना गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? तो ये चिरंजी लाल बनाम भारत संघवाद 1951 में। पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता है? तो आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2019 में। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 16(4) क में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(6) ख को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये 81वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अग्रनयन यानी कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को असंवैधानिक देने का अनुरोध किया या असंवैधानिक घोषित किया? ये था देवासन बनाम भारत संघवाद। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को असंवैधानिक घोषित किया। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो HM कानिया थे। और किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? तो याद रखिएगा, पिछड़े वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 18(1) के तहत। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के साथ जो नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस विषय से TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।